पास्टर आमिर रियाज साहब का और उनकी सारी टीम का, इस चर्च पास्टर कैसर जहांगीर साहब और प्यारे भाई जो अभी प्रिजाइडिंग कर रहे थे, अपनी सारी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जिनके साथ मिलकर ये मौका मिला है। भाई इरफान जेम्स खुदा के खादम यहाँ पर मौजूद हैं। मिशनरी किम भी आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उनके लिए तालियां बजाएं। और मैं इनकी मोहब्बत के लिए भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, लेकिन मैं खुदा का अदना सा खादम हूँ, छोटा सा खादम हूँ। मैं इतना ही काफ़ी है कि मैं इंजील की मुनादी कर लूँ और उसका खादम ठहर सकूँ, और यही मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और ऑनर है, टाइटल है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। हम आज कलाम मुक़द्दस खुदा के खादमों से सीखेंगे, लेकिन मैं चंद एक बातें आपसे करूँगा जो मोटिवेशन की हैं, जो इनकरेजमेंट की हैं, जो आपको रिवाइव कर सकती हैं, वो बातें हम आज करेंगे। थोड़ा वक्त है मेरे पास, हमको आपके पास भी थोड़ा वक्त है, हम सब के पास थोड़ा वक्त है। टाइम बहुत क्रूशल है, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा और बड़ा मुश्किल वक्त हम जिसमें से गुजर रहे हैं। अब हमें अपनी अपनी राह को तैयार करना है, अपने अपने ट्रैक को देखना है और अपनी अपनी मंजिल का तयन करना है, हमने जाना कहाँ है। बहुत सारे नौजवानों को जब हम यूथ कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, यूथ सेमिनार की बात करते हैं, तो नौजवानों को पता ही नहीं है, वो सेमिनार भी अटेंड करते हैं, लेकिन महज अभी हम रास्ते में भी बात करते आ रहे थे, वो एक इवेंट होता है जिसमें लोग इबादत करते हैं, नौजवान हाथ खड़े करते हैं, वर्शिप इंजॉय करते हैं, म्यूज़िक इंजॉय करते हैं, और फिर कई साल तक एक दूसरे को हम नहीं मिल पाते, नहीं देखते। हमें अब ज़रूरत है यूनाइट होने की, यूथ को ज़रूरत है एक दूसरे का साथ देने की। अगर आपको ट्रैक मिल गया है तो आप दूसरे को सिखा सकते हैं, अदरवाइज अगले 5 सालों में शायद हमारी जो ये पोजीशन जिस पर हम मसीही इस वक्त है, शायद ये और नीचे चली जाए। अगर आप इस बात की गैरत अपने अंदर लेंगे तो फिर हम इस मुल्क में तरक्की भी करेंगे, सरफराजी भी हासिल करेंगे, नए बड़े ओहदों पर भी जाएंगे और बिजनेसेस भी करेंगे और इस मुल्क में अपना वकार भी बना सकेंगे। एग्री हैं आप लोग? हाथ उठा के बताएं कितने लोग एग्री हैं। नहीं, तालियां नहीं बजानी, तालियां उस वक्त बजानी है जब कोई बात ठीक लगे, तालियों वाली बात हो, ये गैरत वाली बात है। इसलिए हमें पहले तो ये अपने अंदर पैदा करना है कि मेरे अंदर जो गिफ्ट्स हैं, जो कुछ है, वो खुदा ने मुझे दिया है और मैं दूसरों से पीछे नहीं हूँ, मैं दूसरों से कम नहीं हूँ। दूसरे लोग अगर तरक्की कर सकते हैं तो मैं भी तरक्की कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा ने, कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदा ने हम में से हर एक को मास्टरपीस बनाया है, हम में से कोई कम नहीं है, लेकिन क्या है, हमारी सोच कम है। वो हमें जो इख्तियार मिला है हम उसका इस्तेमाल नहीं ठीक से कर पाते, इस वजह से हम अपने आप को छोटा या बड़ा या पीछे या आगे तस्वर करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो इसी तरह से अपने दिमाग में ही हार जाते हैं या जीत जाते हैं। आज हम सीखेंगे, ये प्रोग्राम JNS, ये हमारी मिनिस्ट्री है, इसका मतलब है जॉयफुल न्यू स्टार्ट। ठीक है, आप जिस दिन सुबह उठ गए हैं वहीं से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। सही है? हमें अपनी ज़िंदगी का हर रोज़ न्यू स्टार्ट लेने की ज़रूरत है, हमें नई सोचों को डेवलप करने की ज़रूरत है, हम अपने किरदार पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ रफ़ाकत कितनी है, कितनी मजबूत है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और जो मुआशरती तौर पर हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मुआशरती तौर पर हम कहाँ पर खड़े हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारा जो स्टार्ट है वो जॉयफुल होना चाहिए, ताजगी के साथ, खुशी के साथ, कि मैं किसी से कमतर नहीं हूँ, मैं किसी से पीछे नहीं हूँ, मेरे पास जो टैलेंट है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? खुदा में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास खुदावंद यीशु मसीह है, उसमें रहते हुए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा का पाक रूह मेरा और आपका अज़ली मददगार है। शख्स हमारा शायद थोड़ा सा साथ दे के पीछे हट जाता है, खुदा का रूह अज़ली मददगार है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। शर्त यह है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं। दूसरा ये है यूथ टोइंग। टोइंग का मतलब क्या है?
सादा मिसाल कि कोई गाड़ी खराब होती है रोड पर, उसको दूसरी गाड़ी टो करती है और उसकी मंजिल तक या वर्कशॉप तक या जहां उसकी ज़रूरत है वहां तक उसको ले जाती है। हमने ये प्रोग्राम जब डिज़ाइन किया तो इस बात को महसूस किया गया कि हमारी यूथ जो है उसे टो करने की ज़रूरत है। उस गाड़ी को भी जो रास्ते में रुक गई, जो रोड पर रुक गई है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो अब नाकारा हो गई है, वो ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। उसको जब दूसरी गाड़ी टो करके उसकी मंजिल तक ले जाती है तो वहां जाकर उसका इलाज कर दिया जाता है, उसे ठीक कर दिया जाता है और फिर वो मंजिलें तय करती है। इसी तरह से हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारा नौजवान वो टैलेंटेड है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास कर्ज है, हौसला है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रुकावट की वजह से वो रुक गया है। शायद तासुब की वजह से कि पाकिस्तान में इकोसिस्टम जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो शायद मुझे बढ़ने नहीं देगा। शायद उसे लगता है मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कम हूँ, मैं अक़लियत हूँ। शायद इस वजह के और ये भी लीडर्स ने हमने ही ऐसी बातें डेवलप की हैं नौजवानों में। यहाँ पुलपट से ही ये बातें डेवलप की गई हैं, हम कम हैं, हम थोड़े हैं, हम छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम माइनॉरिटी हैं। यीशु मसीह में होते हुए कोई माइनॉरिटी नहीं है, कोई लफ्ज़ ही नहीं है माइनॉरिटी। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, वो दुनिया का बादशाह है और हम उसके फॉलोअर हैं, इसलिए हम माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी अपने अंदर मेजॉरिटी हैं। एक एक शख्स, एक एक बेटा, एक एक बेटी अपने अंदर मेजॉरिटी है, क्योंकि खुदा ने अपनी खूबियों में से हमें दी हैं। तो हम कैसे अपने आप को कमतर समझना शुरू हो गए? हमें हौसले की ज़रूरत है। अब हमें हौसला करना होगा, वरना फिर हम और पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम जो ये यूथ इम्पैक्ट प्रोग्राम है, आपके अंदर से चीज़ों को लेना और निकालना, और जो कुछ आप पूछना चाहते हैं हम उसका जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। ये आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हम लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं चर्च के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कई दफ़ा वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी हैं, लेकिन कई दफ़ा उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लीडरशिप की जो स्पिरिट है वो हम डाल ही नहीं सके, ना वो खादमों में, ना वो लीडर्स में। हम मुल्क पाकिस्तान में रोते हैं, ना हमारा कोई रूहानी लीडर है, ना हमारा कोई सियासी लीडर है, ना हमारा कोई दूसरा लीडर है। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे प्रोग्राम्स करने का? इतना पैसा जो हमने इन चीज़ों पर लगाया उसका क्या फ़ायदा है? मैं आपको बताऊं, ये आप में से कोई होगा जो लीडर बनेगा। ये आपके अंदर स्पिरिट होगी कि मैं लीड करूंगा। मेरे जैसा शख्स, मैं आज खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जितना भी करूँ कम है। मैं एक गांव के छोटे से घर के अंदर एक बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाला बच्चा था। मेरे अंदर मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी कोई बड़ी चीज़ कर सकूंगा, लेकिन एक बात जो हम संडे स्कूल से सीखते आ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, हम कर सकते हैं। संडे स्कूल में बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी आदतें फ़र्क हो जाती हैं, चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं, उनकी सोसाइटी फ़र्क हो जाती है, वो चीज़ें उनमें से निकल जाती हैं जो उनके अंदर डाली गई होती हैं। और संडे स्कूल की बुनियाद हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो मैंने गुर्बत में से निकलकर खुदा ने मुझे बुलंदियां दी हैं, और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मेरे अंदर ये बात थी कि मैं कुछ करूंगा। मेरा पूरा ख़ानदान वो गुलाम है। कोई क्या कहते हैं इनको, ये जो मुख्तलिफ कौमें हैं, चीमे हैं, वो उनके पूरी ज़िंदगी उन्होंने उनके जानवरों को उनका ख्याल रखा, और एक छोटा सा कमरा घर दिया हुआ है, और पूरी गुलामी नस्ल दर नस्ल वो उधर ही गुलाम रहे। मेरे चाचा, ताया, दादा और बहुत सारे मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो अभी भी गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं से ऊपर कोई जाता नहीं है। वजह क्या है? सोच है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सोच है जो उनको आगे आने नहीं दे रही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मोटरसाइकिल खरीद सकूंगा, लेकिन खुदा उनके फजल से मेरे पास एक वक्त में 3-3 कारें और बड़े ब्रांड्स की कारें रही हैं। ये मैं सिर्फ आपकी हौसला अफजाई के लिए बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी कोई मेरी वो ना कीजिएगा प्लीज़। मैं सिर्फ आपकी हौसला अफजाई के लिए बातें बता रहा हूँ। जहाज को हम दूर से देखते थे, कभी नहीं सोचा था कि मैं जहाज के अंदर बैठ सकूंगा। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं इसको हाथ लगा सकूंगा। खुदावंद 8 मुल्कों में मुझे लेकर गया है।
प्रेज गॉड। तो आप में से कितने हैं जो इस तरह की जिंदगी में हैं, जो मायूसी में हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई मेरी बैक नहीं है। मेरी बैक क्या थी कि मेरा खानदान तो ऑलरेडी गुलाम था, ऑलरेडी जादूगरी की लानतों में फंसा हुआ था, शैतान ने उन्हें जकड़ा हुआ था। तो मेरे पास तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कभी कहीं आगे निकल सकूंगा। लेकिन आपके अंदर जो सोच है वो खुदा ने आपको बख्शी है, वो आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है, बुलंदियों पर जा सकती है। यहाँ मुझे पूरा ईमान है, पूरा भरोसा है, आप में से लीडर्स निकलेंगे। लेकिन वो कौन से लीडर निकलेंगे? वो निकम्मे लीडर नहीं निकलेंगे, वो सियासी लीडर, झूठे लीडर नहीं निकलेंगे। झूठे लीडरों की हमें जरूरत नहीं है। अब जमाना बदल गया है। अब हम सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, हमारे पास फ्रीडम है कि हम बोलें। और हम जब तक हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, मेरी सुन ले बात नौजवान, जब तक आप बोलना नहीं शुरू करेंगे, आप पसमानदगी की तरफ ही जाएंगे, आप पीछे को जाते जाएंगे। जब आप झूठ को झूठ कहना शुरू करेंगे, फिर आप आगे को जाना शुरू करेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। तो जब हम सच्चाई को जानते हैं लेकिन बोलते नहीं, तो फिर हम ट्रू लीडर्स नहीं बन सकते। ट्रू लीडर क्या करते हैं? ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। मैं आपको या कोई भी हम में से आपको अपने पीछे लगाने नहीं आया, बल्कि हम नीचे क्या लाइन है, दे क्रिएट मोर लीडर्स। हम आप में से लीडर्स को निकालने के लिए आए हैं। आप में से बतेरे होंगे जो कौम को लीड करेंगे। जी नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। टुगेदर वी, हम कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो हमें यूनिटी की जरूरत है, हमें जंजीर होने की जरूरत है, बनने की जरूरत है। ठीक है ना? वो जंजीर को आपने देखा है, वो अगर सिंगल उसको कर दिया जाए तो वो उसको थोड़े से मारो, खोल दो, जैसे मर्जी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक लड़ी में है, उसको पिरोया गया जैसे, तो उसको तोड़ना वो ट्रेन को भी खींच लेती है। इस बात को समझने की जरूरत है। पिछले जमानों में ये हुआ कि अगर किसी का बेटा टैलेंटेड है तो उन्होंने अपने घर की तो फिक्र की, दूसरे पड़ोसी की फिक्र नहीं की। और आज भी ऐसा होता है। हमें यूनाइट होने की जरूरत है। आप टैलेंटेड है, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप दूसरे को बताएं, आप दूसरों को लेकर चलें। और यही यूथ टोइंग है, यही टोइंग है कि आप दूसरे को लेकर उसकी मंजिल तक चलेंगे। जी नेक्स्ट जी क्या लिखा है? ऑल स्किल्स आर, बोले नौजवान बोले, जरा इधर से भाई बोले। ऑल स्किल्स आर क्या मतलब है? कोई यहां से बताए, खड़े होकर बताएंगे कोई भी। शाबाश 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 यार, शर्माना नहीं है भाई। क्या बात, चलिए जी इधर से पूछ लेते हैं। ऑल स्किल्स आर लर्नेबल का क्या मतलब है? दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीखा ना जा सके, जो किया ना जा सके। हौसले की बात है। ये जो ट्रेन की पटरियां आपको नजर आ रही हैं, ये हमारा अमूमी तजर्बा है कि हम जब ट्रेन से सफर करते हैं, जंक्शंस आते हैं, और जंक्शन पर हम ऐसी लाइनों को देखकर हम परेशान हो जाते हैं कि अब हमारी ट्रेन ने किस पर जाना है, हमारा जो ट्रैक है वो कौन सा है। सो हमें ट्रस्ट करना है एक दूसरे पर। हम सीखते कैसे हैं? एक दूसरे से। यहां टीम वर्क है। ये लाइनें जो है इसको होल्ड कर रही हैं टीम्स, इसके पीछे इसको लाइनों को मिलाने वाला, अलग करने वाला फर्क बंदा है, फर्क काम कर रहा है, उसकी एक्सपर्टी वो है। ट्रेन चलाने वाला, उसको ये भरोसा है कि मेरा ट्रैक वो खुद ब खुद ही सीधा कर देगा जिस पर मुझे जाना है। तो हमें, जब हम यूनाइट होंगे और हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखना होगा, वरना अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वन मैन शो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। अगर आप वन मैन शो करना चाहते हैं, वो चर्च में हो या वो कहीं पर भी हो, वो सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो मायूसी को लाएगा। लोगों के लिए वो बरकत का वसीला नहीं होगा, बल्कि वो लोगों के अंदर नफरत को पैदा करेगा। हमें सीखना चाहिए।
कि हम किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से हम स्किल्स को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। जी नेक्स्ट जी। जी सबसे नुकसानदेह और ख़तरनाक चीज़ जो है वो इंसान के अंदर, वो जब कहता है कि मैं कर लूँगा, मैं करता हूँ, मैंने ये किया और मेरी वजह से ये हुआ, मैं हूँ। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो हम कलाम की नफ़ी करते हैं, खुदा के मद्दे मुकाबल खड़े होते हैं। जब अब हम अपने हम खुदा के फजल के नीचे हैं, हम खुदा के हाथ के नीचे हैं। अगर उसकी मर्जी होती है तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी ज़िंदगी में से आई एम नहीं निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम। जो काम नामुमकिन है उसके अंदर मुमकिन भी है, लेकिन हम उसको नहीं खोजते, हम नामुमकिन पर गौर करते हैं। जी नेक्स्ट कीजिएगा। जी पहले आप येलो वाला पढ़ना चाहेंगे या इधर वाला? पहले कौन सा पढ़ेंगे यहाँ से? जी ऊंची आवाज से बोले, इधर से बोले, आवाज नहीं है। वेरी नाइस। मुझे लगता ये था कि हम वो बोलेंगे पहले, लेकिन आप सही चल रहे हैं, जबरदस्त। लेकिन ये इनविटेशन हम किसको देते हैं? जी नौजवानों, किसको देते हैं इनविटेशन? इनविटेशन का लफ्ज जब आता है तो दावतनामा, यानी किसी को हम दावत देते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। लेकिन मैं आज इसको उलट करना चाहता हूं। जब हम बात कर रहे हैं ट्रू लीडर की, जब हम बात कर रहे हैं इनकरेजमेंट की, जब हम बात कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो इसको रिवर्स करें, इसका रुख अपनी तरफ करें, अपने आप को इनविटेशन देना शुरू करें। जो इम्पॉसिबल चीजें हैं उसमें कहें कि अब मैं ये खुदावंद में रहते हुए करूंगा, क्योंकि अपने जोर ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उस चीज को ज्यादा लाइक करते हैं। डेंजर, ये बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये तो काम ही कभी नहीं किया, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको अभी थोड़ी देर में मिसाल दूंगा। मैंने अभी जो एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे खानदान में कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। एनीवेज, तो हमें अपने आप को क्या करना है? उसको इग्नोर करना है। जब तक आप डेंजर का लफ्ज, खतरे का लफ्ज, नुकसान का लफ्ज, रिस्क का लफ्ज अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, आपकी जिंदगी में वो चीजें बनी रहेंगी, वो रिस्क रहेंगे, वो खतरे रहेंगे, वो मुश्किलात रहेंगी। लेकिन जब आप उनको इग्नोर करना शुरू करोगे और उनमें आप अपने आप को दावत देना शुरू करोगे, मैं करूंगा, मैं खुदावंद में आगे बढ़ूंगा, मैं खुदावंद में सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जोर आसमान से आता है। मसीही नौजवान शायद इसलिए पीछे है, उसे अपनी शनाख्त का, इख्तियार का पता नहीं है। हम खुदावंद में सब कुछ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट कीजिएगा जी। आइडियाज तो हमारे पास बहुत आते हैं, हम सोचते भी बहुत हैं, थिंक आइडियाज, फिर और बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। हम नौजवान, यहाँ हमारे नौजवान सोचते बहुत हैं, लेकिन वो सोचते क्या हैं? नशा कहाँ से मिलेगा? वो सोचते बहुत हैं, हम कहाँ पर अपनी बुरी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। वो सोचते बहुत हैं, रात को कौन सी फिल्म देखनी है। वो सोचते बहुत हैं, कराची में तो, यहाँ तो पता नहीं है, लेकिन कराची में ऐसे भी प्रैक्टिस है, नौजवान चर्च लगवाते हैं और छुड़वाते हैं। यानी उनका काम है कि जब चर्च लग रहा है तो बाहर खड़े हो जाना है, आके बेटियों को देखना है, लड़कियों को देखना है, और जब चर्च खत्म होने वाला है फिर बाहर खड़े हो जाना है कोनों पे, ताकि जब लड़कियां और बेटियां निकले यहाँ से तो फिर हम उनको देखें। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जब तक हम ऐसी बातों को सोचते रहेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूनिटी की बातें, बनी इस्राएल कौम को हम देखते हैं, वो थोड़े से हैं लेकिन पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं।
और बहुत सारी ऐसी छोटी ग्रुप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, जो कम हैं लेकिन पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम किन चक्रों में, किन बातों में लगे हैं, उनकी वजह से हम पीछे हैं। हमें उन चीज़ों को रद्द करना होगा, कैंसिल करना होगा, छोड़ना होगा, वरना फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और बाकी चीज़ों की तरफ तो हम जाते ही नहीं। टीम वर्क तो हम बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, मिलकर काम करना, मिलकर आगे बढ़ना, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। चले जी, हमें ये साइड जो है ये क्या बता रही है कि हमें क्या होने की जरूरत है? नीड टू बी वर्कहोलिक माइंडेड। वर्कहोलिक माइंडेड, क्या आपको मैसेज मिल रहा है इसमें से? क्या मैसेज मिल रहा है जी? कुछ बताते ही नहीं, बोलते ही नहीं है तो सर। कैसर साहब सर बोलो, ताड़े देखो खादा उन्होंने कोई इज्जत रखो सर, बोलो। तो हम इंटरेक्ट, जब तक हम आपस में बोलेंगे नहीं तो सीख भी नहीं सही से सकेंगे। जिसके दिल में भी कोई बात आती बताया करें, जरूर बोले, बल्कि जोर दी बोलो। हालेलुया से बड़े जोर दी के कुछ और भी करना होगा अभी प्रैक्टिकली भी। वर्कहोलिक का मतलब है वो माइंड, वो शख्स जिसके पास काम के सिवा और कोई काम ना हो, जिसके पास काम के सिवा और कोई काम। कल हम एक जगह पर थे तो मैंने वहां पर ये बताया कि एक महीने में 720 घंटे होते हैं और अमूमी तौर पर जो बहुत काम करने वाले लोग हैं वो 160 घंटे काम कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो दिन में सोता ही 2 घंटे हूँ, 24 घंटों में मैं तो सोता ही 2 घंटे हूँ, मैं तो बहुत काम करता हूँ। कैलकुलेशन कीजिएगा, हम जो बहुत काम का दावा करते हैं, हम हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, तो तरक्की कहाँ से आएगी? कैलकुलेशन आपके पास है, हफ्ते में 40 घंटे हम अमूमी तौर पर काम करते हैं। और जब हम 40 घंटे काम करेंगे हफ्ते में, 6 दिनों में, 5 दिनों में, 5 वर्किंग डेज जो होते हैं, तो हम फिर क्या करेंगे? हमारी खानदान की तरक्की कैसे होगी? कौम की तरक्की को तो आप छोड़ दें, हमारी खानदानी तरक्की कैसे होगी? तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, रूल 50 बोलिए। रूल याद भी रखना है, तसल्ली का चश्मा तो याद कीता है, ये भी याद रखना है, गल्ला में बाद में पूछ लेनी है। रूल जी, यहां से बोले, आप बोले रूल 50। लिखना चाह रहे हैं लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा, तो लिख नहीं सकते, अगर इनको मौका दे दीजिए, बच्चे लिख दें। अच्छा, लिखना टेबल है तो उनको नजर नहीं आ रहा। जो बच्चे लिखना चाहते हैं आते हैं यहाँ पे, इधर आए आप बेटा, आप उस साइड इधर चले जाइए, पीछे चले जाइए आप कंटिन्यू रखिए। हाँ जी, ठीक है, बस मैं 10 मिनट और हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे स्पीकर्स भी हैं। तो हम रूल, क्या जी रूल बताएं, कौन सा रूल बताया मैंने आपको? 50। ये रूल 50 है आपके लिए और आपके खानदान के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें और आपका खानदान तरक्की करें अपनी जिंदगी में, हफ्ते में 10 घंटे ज्यादा काम करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो। और अगर आप रूल 60 को काउंट करेंगे, 20 घंटे हफ्ते में ज्यादा काम करेंगे, तो फिर आप अपनी कौम के लिए भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे, राइट? और इन सारी बातों को आपने माइंड में रखते हुए, हम कोई मतलब हमारी लाइफ स्टाइल, मैंने जैसे बताया, हम क्रूशियल टाइम में से गुजर रहे हैं, हॉलीडेज नहीं है, हम कोई रेस्ट पोजीशन में नहीं है, और ये बहुत अच्छा वक्त हमारे ऊपर नहीं है कि हम आराम से सोएं, आराम से उठें। और जो शख्स, जबरदस्त एक कोट है, कोटेशन है कि जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, सुबह जब आप उठते हैं, तो आपने एक गोल अचीव कर लिया है, आपने उस दिन का एक गोल अचीव कर लिया है जब आप सुबह उठते हैं। हमारे नौजवान तो आजकल उठते भी कोई 12-1 बजे। जी नेक्स्ट कीजिएगा सर। कलाम मुकद्दस में हमें ये रेफरेंस मिलता है कि हमने किससे सीखना है। हमारी कदर तो, इंसान की कदर तो चिड़ियों से, चींटियों से ज्यादा है। हमें क्या करना है?
हमें चीजों के अंदर डेवलप करना है, वैल्यू एडिशन करनी है अपने अपनी सतह पर, ठीक है, वैल्यू एडिशन करनी है। आपने उठने बैठने ओढ़ने बिछोने हर चीज में वैल्यू एडिशन करनी है। कन्ना च मुंदरियां पाने वाले वैल्यू एडिशन नहीं होगी। ये कानों के अंदर मैंने लड़कों को देखा है। मुझे कराची में रहते हुए 20 साल हो गए और कराची में लोग बहुत ज्यादा फैशन करते हैं। जब मैं गया तो मुझे भी लगा कि मुझे ऐसे बाल रखने चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैं आज भी देखे ताड़े सामने, आपने अपनी जिंदगी में वैल्यू एडिशंस करनी है। ये चीजें लिखी हैं, वक्त कम है, मैं फिर इस पे ज्यादा नहीं बोल सकता, आगे चलिएगा प्लीज। हमारी फेवरेट चीजें क्या हैं? बोले क्या लिखा है जी ऊपर, हेडिंग क्या है? एक्सक्यूजेस साउंड बेस्ट। पीछे से आवाज आ रही बिरयानी। बिरयानी लिखी है, फेवरेट चीज। अच्छा फेवरेट चीज। एक्सक्यूजेस साउंड बेस्ट। एनालिसिस करें अपनी लाइफ का। हमें बहाने अच्छे लगते हैं, हमें हर चीज में हम खुद ही बहाना क्रिएट कर लेते हैं। और नहीं इतनी दूर के लिए इंटरव्यू देने जाना है, जॉब मिल रही है, जॉब अच्छी है, हो सकता है खुदा ने आपके लिए वो किसी को तैयार किया कि वो आपकी फेवर में बोलेगा आज, लेकिन आप गए ही नहीं वहां। कभी कभी आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं आया, मुझे अभी भाई इरफान ये बता रहे थे, कुछ उन्होंने उसके लिए टेस्ट मनी देनी थी। आज वो कल हमारे साथ गुजरांवाला गया, वो गिटार बजाता है, कराची से मेरे साथ आया मिनिस्ट्री करने, 14 साल का है। आज उसने एक्सक्यूज कर लिया, नहीं पापा मैं नहीं जा सकता, मैं कल बहुत थक गया था। कभी कभी आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने के लिए तैयार है, लेकिन हम वहां तक पहुंचते नहीं। हम वहां से पहले ही उकता जाते हैं, छोड़ देते हैं, हम वो मंजिल ही बदल देते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं इतनी दूर कैसे काम करेंगे, कैसे जाएंगे, पहुंचना मुश्किल होगा और हम बहुत ज्यादा थक जाएंगे। दूसरा क्या है, स्लीपलेस है, आज सुबह उठा ही नहीं गया। हमारी फेवरेट चीज बिरयानी नहीं, सोना है। मसीदी ओके बड़े कहते खुदा दी लाडली कौम है ना, ये दी लाडली कौम है, सुती रहे कोई मसला नहीं। हमें उठने की जरूरत है, हर लिहाज से, रूहानी तौर पर भी बेदार होने की जरूरत है। नीचे क्या है जी, डोंट हैव एनर्जी, मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं वहां तक। फिर डोंट हैव, मैं तानू अपनी टेस्टमनी देती है। और मैं आपको एक और बात ऐड कर दूं उसमें, हम गांव में कमी की जिंदगी गुजारते थे। मेरा बाप वहाँ चौकीदार था, पहले आर्मी में थे, जब रिटायर्ड हुए और कुछ अरसे के बाद दौलत ख़त्म हो गई, पैसा ख़त्म हो गया, हम करते 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 घर की चीज़ें बेचना शुरू हो गए। कभी घर की वो जो पट्ठे वाली मशीन था पता सारे को, सब तो पहले असी वो बेची, टोका, सब तो पहले वो बिकिया, फिर साइकिल बिकी, फिर ऐसी चीज़ें बिकना शुरू हो गई। घर की चीज़ें बेचना मजबूरी थी, खाना कहाँ से खाएं। अगर आपके पास ये एक्सक्यूज है कि आपके पास पैसा नहीं और आप कामयाब इसलिए नहीं होंगे, तो ये अपने दिलों से, जहनों से आज ये बात निकाल दें। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल हूं और मैं आपको बता रहा हूं जी। नेक्स्ट क्या जी, एक वो नीचे है लेकिन वो छुप गया। देयर इज नो चांस फॉर मी, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मेरे लिए कोई मौका नहीं है, ये एक्सक्यूज है हमारा। आई डोंट हैव सोर्स, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा, मेरे पास सोर्स अगर दुनियावी और खानदानी तौर पर देखा जाए तो कोई सोर्स नहीं, कोई मेरा किसी का कोई जमींदार नहीं है, कोई किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं है, कोई किसी स्कूल में अच्छी पोस्ट पर नहीं है, लेकिन मेरे पास जो सोर्स थी वो दुआ थी, शुक्रगुजारी थी, खुदा की शुक्रगुजारी थी। और इस वजह से मुझे आज मेरे जो क्लाइंट हैं वो 30 से 35 क्लाइंट हैं। मैं बिजनेस करता हूँ इवेंट मैनेजमेंट का, लीडिंग ब्रांड जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो मेरी क्लाइंट हैं, जिसमें ये टेलीकॉम भी है, जिसमें ट्यूब्स भी हैं, ये जो ऑयल कंपनी है, पेट्रोल पंप्स हैं ये भी हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी हैं, और FMCG जो फूड बनाती कंपनी वो भी मेरी क्लाइंट्स हैं। मेरे पास तो सोर्स नहीं थी, कहाँ से आई ये सोर्स? जो हौसला अंदर है वो आपके लिए सोर्स को खुद ही बना देगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कीजिएगा जी। लाइफ इज
हमने करना क्या है, इसको मुश्किल हमने खुद बनाया है। लाइफ सादा है, आसान है, जिंदगी आसान है, लेकिन हमने क्या किया, इसको मुश्किल बना दिया है। और जब मुश्किल आपने खुद ही बना दिया तो फिर उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। The life is simple, excuses are not valid for you। अपनी जिंदगी से बहानों को निकालना शुरू करें। सुन रहे हैं आप मेरे साथ? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ जी, नहीं है? ऐ बंदे ने क्या की लग रहा थानू, की कर रहा है? परेशान है, खोपड़ी खुली है, विच चीज़ां चल रही ने, परेशान बैठा है। खोपड़ी तो एक लतीफा याद आ गया सुनाना था। वो एक दोस्त किसी दोस्त के घर गया, सुनिएगा। उन्हें देखा ਉਹਦਾ दोस्त दीवार च अपनी जुत्ती फड़ के, शूज बूट ते ਉਹਦੀ पिछे वाली साइड ना किल ठोक रहा है दीवार दे विच। ਉਹਦਾ दोस्त गया है, सुनिएगा मेरी बात सुने आप, आपको फिर ऐसे समझ नहीं आएगी मैंने क्या बताया। हाँ जी, वो किल ठोक रहा सी दीवार दे विच, अपना बूट फड़ के ਉਹਦੀ उल्टी साइड दे नाल किल ठोक रहा सी। ਉਹਦਾ दोस्त आया, उन्हें कहा यार की कर रहा है? वो कहता मैं किल ठोक रहा। कहता यार थोड़ी खोपड़ी इस्तेमाल कर। बस फिर उन्हें खोपड़ी इस्तेमाल की थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें वेखा पट्टियां ला के घूम रहा। उन्हें कहा की होया? कहता यार तू खुद ही तो कहे खोपड़ी इस्तेमाल करनी। असं ऐसी खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, खोपड़ी यदि खुली है, लेकिन वो सोच रहा है कोई। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा और इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी चीज़ों को सीखा है। मैं चाहूँगा कि हम यहाँ से एक कोई शख्स खड़ा हो, बताए कि उसने क्या सीखा है। एक मिनट में